Today's topic is function of a HR department. Function of HR means human resource. Function of HR department. वो कौन कौन से काम है जो HR डिपार्टमेंट को करने पड़ते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंपटीशन आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, वैसे वैसे HR डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं, जो फंक्शंस हैं, जो प्रेशर है, वो बढ़ते जा रहा है। पहले के HR मैनेजर्स पे या फिर HR डिपार्टमेंट में उतना प्रेशर नहीं रहता रहा जितना अब के HR मैनेजर्स को इनोवेटिव सोचना पड़ता है या फिर जितना कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो डे बाई डे HR डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर और उनका फंक्शन जो है बढ़ते जा रहा है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ HR डिपार्टमेंट, देखिए पहला जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट, अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है HR डिपार्टमेंट का, कि जो अच्छे टैलेंट्स हैं, जो जैसे कि मान लीजिए जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसमें कार हो गए, बाइक्स हो गए, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो टॉप टैलेंट है, टॉप टैलेंट मीन्स कि वैसे टैलेंट जो दूसरे कंपनियों में हैं, वैसे टैलेंट जो दूसरे कंपनियों में हैं और उन टैलेंट की वजह से उस कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है, उनका सेल्स बढ़ रहा है, उनकी प्रॉफिट बढ़ रही है। जैसे कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे मारुति के जो है इस बार इतने परसेंटेज सेल बढ़ा है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कारें बिकती हैं किसी कंपनी की, वो बिकती हैं, वो मारुति की बिकती हैं। मारुति कंपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा कारें बेचती है। तो ऐसा तो है नहीं मारुति अचानक से इतना ऊपर आगे होगा, तो कोई ना कोई टैलेंट होगा, कोई ना कोई उसके एम्प्लॉयज़ इस तरह के मिले होंगे कि जो उसे ऊपर तक लेके गए होंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं दूसरे कंपनियों में, तो अदर कंपनियां चाहती हैं कि वो जल्दी हमारे जो है कंपनी में कैसे आ जाएं। हम देख रहे हैं कि हमारा जैसे कि मारुति कंपनी देख रहा है कि मारुति कंपनी का सेल्स ऊपर बढ़ रहा है, तो जो दूसरे कंपनी है, टाटा हो गए, रेनॉल्ट हो गए, और भी जो कार कंपनियाँ बनाती हैं, वो देखती हैं कि मारुति का सेल्स ऊपर बढ़ते जा रहा है। वो पता लगाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा टैलेंट है, कौन से मैनेजर्स है जो कि इसमें अच्छा डिसीजन ले रहे हैं और उन्हें मार्केट का अच्छा इन्फॉर्म नॉलेज है, वो किस बेसिस पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने डिसीजन को। वो चाहते हैं कि जो मारुति कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे यहाँ आ जाए, जिससे कि वो जो आइडियाज़ और जो टेक्नोलॉजी या फिर जो उनके भी काम करने का तरीका है, सोचने का जो तरीका है, वो हमारे कंपनी में आगे अप्लाई करें और हमारा भी सेल्स को बढ़ाए। तो जो दूसरे कंपनी के जो टॉप टैलेंट्स हैं या मार्केट में जो टॉप टैलेंट्स हैं, उनको अपनी तरफ बुलाना, ये एक HR डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, फंक्शन होता है कि कैसे वो अच्छे से अच्छे टैलेंट को, चाहे वो न्यू टैलेंट हो, चाहे वो ऑलरेडी उस मार्केट में काम कर रहे हैं, किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, और उन्हें हम अपने कंपनी में लेकर आएँ। तो पहला पॉइंट हो गया अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट, अट्रैक्टिंग टॉप टैलेंट। सेकेंड पॉइंट, एम्ब्रेसिंग EMBRACING, एम्ब्रेसिंग चेंज विथ एन ओपन माइंड। मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट में जो चेंज आ रहे हैं, मॉडल्स में जो चेंज आ रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, कंज्यूमर का अगर डिमांड है, उसमें कुछ अट्रैक्टिव चेंजेस आ रहे हैं, उसको ओपन माइंडेड ढंग से उसे अडॉप्ट करना, उसे जो है स्वीकारना, उसे एक्सेप्ट करना। जैसे पहले की कार की कंपनियों के जो मॉडल होते रहे, देखते रहे आप लोग, जो पुराने मूवीज़ देखेंगे 1980s के, अम्बेसडर टाइप के कार्स ज़्यादा आते थे। उस समय वो मॉडल था। लेकिन आज की कार अगर हम एम्बेसडर वाला कार का मॉडल अगर हम आज निकालेंगे
तो आज वो नहीं बिक पाएगा, उसका सेल, उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों की थिंकिंग अलग थी और उस समय वो कार ही उन लोगों को अट्रैक्टिव लगती थी, अच्छी लगती थी। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं मार्केट में, लोगों की थिंकिंग में चेंजेस आए हैं, आजकल के लोगों को कुछ और तरह के मॉडल्स पसंद हैं। पहले जैसे कि हैशबैक कार किसे बोलते हैं बताते पहले। हैशबैक कार जानती किसे बोलते हैं? हैशबैक कार वो कार होते हैं जिसमें पीछे जो डिग्गी होती है वो नहीं निकली होती है, जो छोटी गाड़ियाँ जैसे वैगन आर देखेंगे, वैगन आर जो कार है उसमें पीछे डिग्गी इस तरह नहीं निकली होती है, वो पीछे से फ्लैट होती है, तो उसे हैशबैक कार बोलते हैं, छोटी होती है जो। और जो पीछे डिग्गी इस तरह निकली होती है वो सीडैन कार बोलते हैं, उसे सीडैन कार। तो पहले जो है, आज से आप 20 साल 30 साल पीछे जाएंगी तो आपको हैशबैक कार नहीं दिखा करती थी, सब सीडैन कार दिखती है जिसमें पीछे डिग्गी निकली रहे, जैसे फिएट और एम्बेसडर, या फिर अभी भी निकलती इस तरह की, जैसे कि मारुति स्विफ्ट जो आती है पीछे डिग्गी निकली रहती है, देखा है ना आप लोगों ने? समझ रही है? जो डिग्गी इसमें पीछे डिग्गी इस तरह उठा के इस तरह घुमाव डिग्गी वाली होती है। तो पहले उस तरह की सीडैन कार ही चलती थी और फिर मार्केट की नीड को समझते हुए हैशबैक कार निकाला गया जिसमें पीछे डिग्गी न रहे, जिसमें छोटी फैमिली के लिए शहर में जिसे घूमना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं, डिग्गी उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है जिसको बाहर जाना हो, उसको बहुत ज़्यादा अपने साथ वो लगेज लेके चलना हो, उनके लिए वो कार फ़ायदेमंद होती है। पर जिसे शहर में अपने घर में सिर्फ घूमने के लिए लिया जाता है कि सिर्फ घर में बच्चों के साथ घूमने के लिए और फैमिली के साथ घूमने के लिए छोटा मोटा कार लेता है, छोटी फैमिली कार, तो उन लोगों के लिए क्या है, वो हैशबैक कार ही काफ़ी होती है। तो अचानक से पिछले 10 सालों 15 12 सालों में वो हैशबैक कार का जो है प्रचलन या फिर डिमांड बढ़ा है। पहले किसी एक कंपनी ने हैशबैक कार बनाया, देखा कि वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, वो मॉडल बहुत डिमांडिंग है, लोगों को पसंद आ रही है, तो उसको देखा देखी फिर और भी कंपनियों ने अपने पॉलिसी को बदला और वो चेंज को अडॉप्ट किया ताकि वो उनकी भी वो हैशबैक कार बनाना शुरू करें और दूसरे लोग हमारी भी कार खरीदें जो उस कंपनी की कार खरीद रहे हैं। तो वही उसमें बोल रहा है कि एम्ब्रेसिंग चेंजेस विथ एन ओपन माइंड, कि अगर मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड में अगर कोई चेंज आ रहा है, उनके पसंद में उनको कोई चीज़ नया पसंद आ रहा है, तो उस पसंद को हम जल्दी अडॉप्ट करें और हम भी अपने उस प्रोडक्ट को चेंज करें और उनके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को हम बनाएं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को भी पसंद करें और हमारा सेल बढ़े। थर्ड लिखिए, डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो मीन्स कि अगर कोई भी कंपनी है उसमें एक एज के बाद या एक टाइम के बाद पर्सन्स छोड़ के जाते हैं उसको, चाहे वो किसी भी वजह से जाते हैं, चाहे उनका बहुत ज़्यादा एज हो जाए तब वो निकल जाते हैं उस कंपनी से, या फिर कुछ उनको अच्छा ऑफ़र मिल जाए इसलिए निकल जाएं, या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से, या फिर किसी की डेथ हो जाए या किसी भी वजह से कंपनी जो है कि जो सीनियर्स होते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी को चलते रहना चाहिए, कंपनी को चलते रहना चाहिए। वो उसके एम्प्लॉयज़ आएँ और जाएं, बट कंपनी को जो है कंटिन्यू रन करते रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी किसी एक पर्सन के ऊपर या एक लीडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है, या कोई भी हुआ, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कंपनी का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इवन पॉलिटिकल पार्टी भी, जैसे कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अभी छोटा सा एग्जांपल लीजिए, देखिए कितना फ़र्क आता है। अगर हम जो थर्ड पॉइंट हम लिखवाए हैं, डेवलपिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो, और इस चीज़ पे फोकस ना करें तो कितना फ़र्क आ जाता है। कांग्रेस का एग्जांपल लीजिए और बीजेपी का एग्जांपल लीजिए। बीजेपी में पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे, अब उसमें जो है लीडर्स चेंज हुए। अब इस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों का दौर आया। तो बीजेपी से पार्टी जो है, इन्होंने कल के लीडर को आज ही तैयार करना स्टार्ट कर दिया कि अगर कल हमारा ये लीडर ना रहे, हमें जो हमें लीडरशिप देने वाले हैं लोग, उनको हमें आज ही तैयार करना पड़ेगा कि अगर किसी भी वजह से अगर हमारा आज जो लीडर है वो न रहे, गुजर जाए या फिर कंपनी छोड़ दिया चला जाए, तो हमारा कंपनी डगमगाए ना या फिर कोलैप्स ना कर जाए, गिर ना जाए, तो हमारा दूसरा लीडर तैयार होना चाहिए जो उसे संभाल सके। अब वही कांग्रेस एग्जांपल लीजिए।
कांग्रेस आज से कुछ साल पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कांग्रेस का जो है पूरे देश में सरकार था, बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। बट उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। वो कल के लीडर को अपने तैयार नहीं किया। आज के तो लीडर तैयार थे, वो कल के लीडर, कल आपको लीडरशिप कौन देगा, आपके पास चेहरा कौन बनेगा आपकी कंपनी का, आपकी पार्टी का, उन्होंने वो प्रॉपर तैयारियां नहीं की। तो जिसकी वजह से आज इनका ये हालत है कि वो अपने अस्तित्व को, अपने पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं। तो इसलिए लीडर को हमें जो है, जो आज जो लीडर हैं, हमें कल के लीडर को भी अपने साथ तैयार करना पड़ेगा कि अगर हमारा आज वाला लीडर ना रहे, किसी वजह से कंपनी छोड़ दे, गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमारा जो है दूसरा लीडर तैयार हो, जो कि तुरंत सामने से फ्रंट से आके उसे लीड करना स्टार्ट कर दे कंपनी को। कंपनी बिल्कुल अनाथ टाइप से ना हो जाए, ऐसा ना रहे कि कंपनी डिमोटिवेट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। Building a culture of continuous learning। मीन्स हमें ऐसा कल्चर बनाए रखना चाहिए अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हों, हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने का इच्छा रहे। जब वो नया सीखेंगे, नया जानेंगे, तो वो अपनी पर्सनालिटी तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ में वो कंपनी के लिए भी नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे। जब तक वो अप टू डेट ना रहें, जब तक वो चीज़ नया चीज़ सीखते ना रहें, तब तक वो ना खुद की पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, ना ही कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग अ डाइवर्स टीम। बिल्डिंग अ डाइवर्स टीम मीन्स कई सारे टीमें हमें बना के रखनी चाहिए, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कोई प्रोडक्शन के सेक्टर को देखे कोई टीम सेल्स के सेक्टर को देखे, अलग अलग टीम बना के रखनी चाहिए जिसको, और टीम का अलग अलग वर्क होना चाहिए, और उस टीम का वर्क उस काम पे फोकस होना चाहिए जो उन्हें असाइन किया गया है। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्शन की टीम है तो वो प्रोडक्शन में फोकस करे, कोई सेल्स की टीम देखती है तो सेल्स पे देखे। डाइवर्स डाइवर्स टीम। नेक्स्ट पॉइंट, लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी। लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी मीन्स एम्प्लॉय के हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ उस एम्प्लॉय का नहीं, आजकल के जो है मैनेजर्स, आजकल का जो सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर आप किसी कंपनी में जाती हैं तो सिर्फ आपका ही वो ध्यान नहीं देता है, वो आपकी फैमिली का भी ध्यान देता है। कंपनी आप ज्वाइन कीजिए तो क्या होता है, हम आजकल बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं जो प्राइवेट जॉब्स में कंपनी में जा रहे हैं, तो कंपनी क्या उन्हें इंश्योरेंस देती है, बोलती है जो सैलरी वाली जो दे रही तो दे रही है, साथ में इंश्योरेंस देती है कि हम आपका हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपके फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं। फैमिली मीन्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मीन्स कि आपके वाइफ, आपके मदर फादर और आपके बच्चे, इतने लोगों का वो इंश्योरेंस करती हैं, उनको हेल्थ फैमिली इंश्योरेंस देती है, लाइफ इंश्योरेंस देती है। इस तरह का उनका जॉब के साथ साथ उनको सैलरी के साथ साथ इस तरह के इंश्योरेंस कवर्स भी देती है, जिससे वो और उसके साथ साथ क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाती है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगाती है, अगर आप ये इंश्योरेंस आपको तो दे तो रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल तक अगर काम करना पड़ेगा, लगातार 2 साल तक हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर 2 साल के पहले अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा लिए और 2 साल के पहले आप जॉब छोड़ दिए हैं, तो आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस में लगे हुए पैसे को आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर 2 साल तक लगातार कंटिन्यू करती हैं तो आपको पे, नो आइडिया। बीकॉम फर्स्ट ईयर में असीम सर आए हैं, असीम सर के बाद आई थिंक सचिन सर गए होंगे। असीम सर गए थे, उसके बाद वो असीम सर आ गए हैं, फिर सचिन सर गए होंगे शायद। तो कंपनियां जो है बताती हैं कि जो है
कि अगर 2 साल के पहले अगर आप छोड़ते हैं तो आप जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो फ़ायदा उठाए हैं, जो 2 लाख का बिल कंपनी ने पे किया, उसे फिर आपको पे करना पड़ेगा छोड़ने के पहले जॉब को। तो इस तरह से क्या है, जो एम्प्लॉई है हमारा कंपनी में रुका भी रहता है, ठहरा भी रहता है, और साथ ही साथ में उसे सिक्योरिटी भी महसूस होता है कि इस कंपनी में हम जुड़ लें तो ये हमारे फैमिली का भी ध्यान रख रहा है और हमारा भी ध्यान रख रहा है हेल्थ पे भी। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग द टर्नओवर रेट्स। मैनेजिंग द टर्नओवर रेट। मैनेजिंग द टर्नओवर रेट। टर्नओवर रेट मीन्स जो कंपनी का टर्नओवर है, सेल्स है, उसको मैनेज करना, उसको कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनी से क्या मतलब है कि आज के सिनेरियो में, आज के सिचुएशन में कंपनी कोई भी सिर्फ एक देश में काम नहीं कर रही है। हमारे देश में बहुत सारे दूसरे देश की कंपनियां आके काम कर रही हैं और हमारे देश की कंपनियां भी दूसरे देशों में जाके काम कर रही हैं। वर्ल्ड आजकल सारे देश एक दूसरे से खुल गए हैं और ओपन है इतना है कि जो है कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाके काम कर सकती है। तो वही बोल रहा है कि अपने कंपनी को ग्लोबलाइज बनाने की कोशिश करना, और पहले से ग्लोबलाइज्ड है, कई कंट्रियों में काम कर रहे हैं तो उसको और प्रमोट करना कि और ज़्यादा कंट्री में वो फैले। जैसे अगर हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में काम कर रही है तो हम कोशिश करें कि इसको ग्लोबलाइज्ड करें कि और कंट्रियों में जाए। और अगर हम ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं जो ऑलरेडी ग्लोबलाइज्ड है, मीन्स इंडिया में भी काम कर रही है, साथ में 5-6 देशों में और काम कर रही है, तो उसे हम और ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड बनाएं। मीन्स जो 5-6 देशों में काम कर रही है तो उसे हम और एक्सटेंड करें, वो 6 देशों की जगह हम उसे 20, 25, 50 देशों में और फैलाएँ वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट, compliance with laws and regulations। compliance with laws and regulation। ये एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। एचआर डिपार्टमेंट ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, टाइमिंग बनाती है, कितना देर काम करना है, कब किस एम्प्लॉय को आना है, कितना दिन छुट्टी मिलेगा। तो ये जो है चीज़ों को फिक्स करने के पहले साथ ही साथ में जो है कंपनी को लॉस को देखना पड़ता है। एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने मन से इन चीज़ों को नहीं बना सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारा कानून बोल रहा है, जैसे इंडिया का कानून बोलता है कि हर वीक में कितने घंटे एक एम्प्लॉय से आप मैक्सिमम काम ले सकते हैं। अगर लॉस ना बनाया जाए तो प्राइवेट कंपनी आप जानती हैं कि किसी का खून भी चूस ले, जैसा कि आप जानती हैं, ये कहावत सब लोग सुनता है कि प्राइवेट कंपनियां खून चूस लेती हैं। तो इस तरह अगर लॉस ना बनाया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाया जाए, तो प्राइवेट कंपनियां वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती हैं अपने एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए। वो चाहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, दिन भर बैठा रहे एम्प्लॉय हमारे यहाँ, 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय का काम एक ही एम्प्लॉय से करवाना चाहेंगी वो। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें टाइम का बाउंडेशन है कि कितने टाइम काम करवा सकते हैं आप किसी एम्प्लॉय से, कितने दिन उसको बुला सकते हैं, कितने घंटे काम करवा सकते हैं। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है और उसके हिसाब से अपने टाइमिंग को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करना पड़ता है और पॉलिसी को बनाना पड़ता है। लास्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ये लास्ट पॉइंट है, रिटेनिंग टॉप टैलेंट। रिटेनिंग RETAINING, रिटेनिंग टॉप टैलेंट्स। रिटेनिंग टॉप टैलेंट्स। रिटेनिंग टॉप टैलेंट से मतलब है कि जो कंपनी के जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी पॉलिसीज़ से कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनको अपने यहाँ बनाए रखना। जैसे कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय जा रहा है छोड़ के, बोला सर अब हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें किसी और कंपनी से ज़्यादा अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, आप हमें जो है 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं, हमें वहाँ पे 25 लाख का पैकेज का ऑफ़र है। तो भाई प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता है तो पहला उसका पर्सनल मोटिव होता है कि उसका इनकम, सैलरी।
बेसिक मोटिव यही होता है। तो उसे अगर लगता है कहीं और अच्छा ऑफ़र मिल रहा है तो वो छोड़ के जाना चाहता है। जब वो छोड़ के जाना चाहता है तो एचआर डिपार्टमेंट का ये फंक्शन होता है, ये काम होता है कि अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय जिसके डिसीजन बहुत अच्छा ले रहा है, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है और वो जॉब छोड़ के जा रहा है, तो उसे रिटेन किया जाए। उसे वो 25 लाख का अगर ऑफ़र मिल रहा है दूसरे कंपनी से तो वो उसे 26 लाख रुपए दे के अपने पास बनाए रखे कि देखिए, क्योंकि जान रहा है कि इसकी वजह से ही हमें इतना फ़ायदा हो रहा है। तो उससे जो भी उसका डिमांड हो, चाहे वो अपना टाइमिंग कम करना चाहे कि सर हम इतना काम करें, मेरी टाइमिंग कम करी तो हम जॉब छोड़ चल जाएंगे, या मेरी सैलरी बढ़ाई तो हम जॉब छोड़ चल जाएंगे। तो जो भी उसका डिमांड है, जो भी उसके नीड्स है, उसको पूरा करे और कोशिश करे कंपनी की अपने जो टॉप एम्प्लॉय हैं, जो सबसे अच्छा टैलेंट है, जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उनको अपने पास हम बनाए रखें, बचाए रखें, उनके डिमांड को पूरा करते हुए, फोकस करते हुए। दीज आर ऑल द पॉइंट्स इन फंक्शंस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। हाँ बताओ। नहीं, ये चीज़ नहीं लिखना है आपको। ये चीज़ जो है हम आपके लिए मतलब ये क्लास को इंडप कर रहे हैं। दीज आर ऑल थिंग इन द फंक्शंस ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। इतने फंक्शंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है आपके, बट इसके अलावा अगर किसी और बुक्स में आपको कुछ और फंक्शंस मिलते हैं, या फिर इसमें लगता है कि कोई पॉइंट आपको थोड़ा टफ पड़ रहा है, किसी और बुक में से कोई इजी पॉइंट मिलता है, तो उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें से उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा टफ है या फिर मुश्किल पड़ रहा है आपके लिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही एग्ज़ाम लिखना है। आप अपने हिसाब से अपने नोट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं।